Everything we do today is digital. Meetings online, classes and ट्यूशंस टैब्स और लैपटॉप्स पे, और जो बचा कुचा समय है वो हम मोबाइल पे डूम स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे हम स्क्रीन पे बिताते हैं। बट विदाउट यू इवन रियलाइजिंग, इन सब का असर सबसे ज़्यादा आपकी आंखों पर पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटलाइजेशन प्रॉब्लम है। बहुत बार जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को क्लियरली देखने और समझने के लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निशांत पटेल, एन एक्सपीरियंस्ड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम निशांत आई हॉस्पिटल इन आनंद। सो वेलकम डॉक्टर निशांत, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड। ओके, पहले तो आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। माय नेम इज़ डॉक्टर निशांत पटेल। मैं यहाँ आनंद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट डूइंग अ कम्प्रीहेंसिव ऑफ्थल्मोलॉजी। तो ऑफ्थल्मोलॉजी को भी अभी सुपर स्पेशलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस द कैटरेक्ट पार्ट, द रिफ्रैक्टिव सर्जरी पार्ट एंड द रेटिना पार्ट, and we have a complete setup where we have people taking care of glaucoma, other specialty like pediatric ophthalmology, squint, and so on and so forth. ओके, सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर इंसान को आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आँखों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, राइट? जब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हम लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं। सो ऑन एन एवरेज एक इंसान को कितनी बार डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए इवन इफ दे डोंट हैव एनी विजन प्रॉब्लम्स? So one of the most important questions I feel, because आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैंने अपना बॉडी चेकअप करवा लिया। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने अपना एनुअल आई चेकअप करवा लिया। So the question is very pertinent and probably it will depend upon the age of the patient. बेसिकली शुरू करेंगे कि तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में किसी को आँख का प्रॉब्लम नहीं है, घर में किसी को नहीं है और बच्चे का बर्थ होता है, तो आइडियल एज वुड बी अराउंड 6 मंथ्स जब फर्स्ट चेकअप होना चाहिए, बाय 3 इयर्स जब सेकेंड चेकअप होना चाहिए, और फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एवरी ईयर और कपल ऑफ ईयर्स अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आँख में कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को भी, देन इट विल डिपेंड अपॉन द डॉक्टर्स एडवाइस के कब करवाना है। जैसे बच्चा 5 साल का हो गया तो टिल द एज ऑफ 40 a couple of years, a year or a couple of years is ideal, good enough. 40 के बाद every year is a must. एवरी ईयर इज अ मस्ट। आप पूछेंगे कि सर मैंने तो किसी को आंख में प्रॉब्लम आते हुए देखा नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है यानी आंख में कोई डिजीज नहीं है, वो नोशन ही गलत है। राइट। काफ़ी सारे डिजीज ऐसे हैं आंख में जिसको अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता तो जो डैमेज होता है वो परमानेंट है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लोकोमा है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन है, डायबिटीज के कारण जो पर्दे पे दिक्कत आ रही है जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। करेक्ट। तो ये सब डिजीज ऐसे हैं। बच्चों में इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। मैं बेसिक फ्रेमवर्क इसलिए बता रहा हूँ और ये एम्फेसाइज करता रहूँगा कि जब बर्थ होता है ना तो हमारा विजन बहुत प्रीमेच्योर होता है और ये 5 साल तक पूरा ग्रो हो जाता है, 11 साल तक इट बिकम्स कंप्लीटली मैच्योर। तो अगर इस एज में कोई भी छोटी सी दिक्कत है तो दैट इज गोइंग टू हैव अ लास्टिंग इफेक्ट फॉर योर होल लाइफ। तो बच्चों का रेगुलर प्राइमरी चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर, इज इट मेनली बिकॉज जो डिजिटलाइजेशन वाला एक जो फेज है, इज दैट कॉजिंग द प्रॉब्लम बच्चों में, एज यू एम्फसाइज? आई वुड नॉट से कि यानी प्री स्कूल चिल्ड्रन में डिजिटलाइजेशन प्रॉबेबली इतना नहीं हो रहा है, बट अभी हम काफ़ी देख रहे हैं। हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप मैरिज में गए होंगे, आपने देखा होगा कि बच्चे को जैसे प्लेट दिया जाता है उसके बाजू में उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है। क्यों? ताकि बच्चा परेशान ना करे और खा ले। बट दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द रूट कॉज जहाँ से दिक्कत शुरू हो रही है। करेक्ट। आप स्कूल में पढ़ते होंगे, मैं पढ़ता था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब शायद पूरे क्लास में हार्डली 5 to 10% मैक्सिमम लोगों को चश्मा होता था। ये बात हम कर रहे हैं मायोपिया की, जिसको माइनस नंबर भी बोलते हैं। करेक्ट। जब मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे थे वो थोड़ा बड़ा था। अभी मैं जब स्कूल में स्क्रीनिंग में जाता हूँ तो आई सी मोर देन 1/3 to half ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हैविंग ग्लासेस। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एपिडेमिक और पेंडेमिक, और ये शुरू हुआ है नोटिस होना
प्रोबेबली कोविड के बाद। कोविड के बाद। एंड वी आर पूरे दुनिया में हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन पहले अडॉप्ट किया गया, जैसे ईस्टर्न एशिया, जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट सिंगापुर, वी कैन टॉक अबाउट ताइवान, टू एन एक्सटेंट चाइना, मलेशिया, दे हैव फाउंड दिस हैपनिंग 4-5 years बिफोर। तो अगर आप वहाँ आजकल जाएंगे तो स्कूल के करिकुलम में बाहर खेलना कंपलसरी किया गया है। एंड अगर आप प्ले ग्रुप में क्लासेस में जाएंगे तो काफ़ी सारे दीवारें सिर्फ कांच की बनी हुई है, सो दैट सनलाइट एंटर्स द क्लासेस। ये क्यों हो रहा है? सो आपने जैसे बताया, मायोपिया और ज़्यादा चश्मे का नंबर का रूट कॉज हेरिडिटरी हो सकता है, हेरिडिटरी है। तो अगर पेरेंट्स को चश्मा है तो यू हैव टू बी इवन मोर विजिलेंट, एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर इट। उसके बाद जो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट सामने आई है वो ये है कि जो बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा होते हैं उनको मायोपिया ज़्यादा होता है और उनका नंबर भी ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू वो बच्चे जो बाहर डे लाइट में आउटडोर में खेलते हैं। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया जाए तो आपको इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन की एक थियरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली इवॉल्व हुआ है मंकी से। करेक्ट। तो अभी हम इस शेप में क्यों हैं? हमने ब्रेन यूटिलाइज करना शुरू किया, हमने टेल का यूटिलाइजेशन कम कर दिया, तो धीरे धीरे टेल का साइज छोटा हो गया। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे तो देयर प्राइमरी पर्पस वाज टू हंट। करेक्ट। तो उनका मेजॉरिटी ऑफ वर्क डिस्टेंस था। तो आई इवॉल्व हुई है डिस्टेंस वर्क के लिए। करेक्ट। कोविड के बाद या उससे थोड़ा पहले, यू कैन टेक अ डेकेड, करेक्ट, हमने अपना डिस्टेंस वर्क धीरे धीरे कम करना शुरू किया और नियर वर्क धीरे धीरे बढ़ाने लगे। तो द बॉडीज आर गेटिंग इवॉल्व टू इट, और दिस इज पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन कि जो बच्चे हैं जिनको पहले से हम स्क्रीन पे एक्सपोज कर रहे हैं उनको मायोपिया या माइनस नंबर होने लगता है, ताकि उनकी नजदीक की नजर एकदम साफ रहे लेकिन दूर का विजन उनका कम हो जाता है। दैट इज योर बॉडी अडैप्टिंग, लाइक इट इज इवॉल्विंग। करेक्ट। द ओनली प्रॉब्लम विथ मायोपिया इज कि अगर मायोपिया में जैसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल साइज जो आई होती है उससे आई थोड़ी बड़ी हो जाती है। नाउ इसका इफेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे भी आता है, स्पेसिफिकली रेटिना। पर्दा उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल स्ट्रेंथ से थोड़ा कमज़ोर होता है, स्पेशली जो रेटाइनल पेरीफेरी बोलते हैं हम जिसको। तो उनमें रेटाइनल डिटैचमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल आई। उनमें ग्लोकोमा और मोतिया थोड़ा प्रीमेच्योर होता है, ग्लोकोमा का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। तो इट इज़ बिकमिंग इवन मोर इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ चाइना में नोटिस हुई कैसे? वो जब अपने आर्म फोर्सेस में बच्चों को रिक्रूट कर रहे थे, दे स्टार्टेड सीइंग के लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर फिजिकली फिट बट देयर विजन इज नॉट फिट इनफ टू अलाउ देम टू गेट इनटू आर्म फोर्सेस। तो ये शुरू हुआ है ऐसे, and probably after a decade we would see that in our country also. Right. एक सर्वे ऐसा बोल रहा है कि if this is not stopped by 2050 आप पूरे क्लास में बच्चों को चश्मे वाले देखेंगे। करेक्ट। राइट। सो वन अनदर मेजर प्रॉब्लम जो कोविड के बाद ज़्यादा देखने मिली है कि आई स्ट्रेन्स और ड्राइनेस जो हम लोग बोलते हैं वो काफ़ी बढ़ गया है। सो इज इट अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम जो हम लोग ने बढ़ा है कि वो और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं? आई इज़ अ वेरी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। स्क्रीन टाइम बढ़ाया है, इट इज़ द रूट कॉज जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। वैसे आपने बॉडी के बारे में सब सुना होगा कि मेरा ये मसल स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग करना है। कोई बॉडी बिल्डर है तो वो बोलेगा मैं अपर बैक, लोअर बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स करता हूँ। किसी को ये सुना है कि मैंने आई के मसल्स की एक्सरसाइज की? आई के आसपास जो मसल्स होते हैं दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बॉडी। थिनेस्ट है बट स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमने उन पे इतना स्ट्रेन डाला कि उन पे भी दिक्कत आ रही है। सोचिए जब भी हम आई को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए तो सारे मसल्स को एक जगह पे फोकस करना पड़ रहा है। ये जो हो रहा है उसके कारण हो रहा है एक सिम्टम जिसको हम एस्थेनोपिया बोलते हैं। आप श्रग कर रहे हैं, आप फिंगर्स यूज कर रहे हैं तो पूरा अपर लोअर बैक एंड आई मसल्स आर गेटिंग फटीग, तो इसको हम एस्थेनोपिया बोलते हैं। इसके साथ आपने जो बताया ड्राई आई, तो जब आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन अबाउट 2 decades ago, this was my dissertation topic. And I had to go, I was doing it in Chennai, so I had to specifically go to an IT park
Okay. टू कंप्लीट माई डिजर्टेशन, बिकॉज ऐसे लोग वहीं पे मिल रहे थे. ज़्यादा मिलता है, करेक्ट. नाउ वी आर सीइंग द सेम थिंग इन चिल्ड्रन. अभी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. वन इज हाउ यू आर डूइंग योर स्क्रीन वर्क. तो अगर आपका स्क्रीन बहुत ऊपर है तो आपकी आई ऊपर रहती है, उससे बजाय आपका स्क्रीन थोड़ा आपके आई लेवल से नीचे रखिए. दिस इज वन, बिकॉज जितना आई ओपन होगा, बेसिक पार्ट ये है कि नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान है वो 1 मिनट में लगभग 12 से 18 बार आंख खोल बंद करते हैं, जिसको ब्लिंकिंग बोलते हैं. करेक्ट. तो उसके कारण जो टीयर फिल्म है जो आई को लुब्रिकेट करती है, वो पूरा यूनिफॉर्मली कॉर्निया को कवर करता है. जब हम स्क्रीन पे वर्क करते हैं तो वो ब्लिंक रेट कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है. इट माइट कम डाउन टू इवन 5 इंस्टेड ऑफ 15 इन सम सर्टेन केसेस. तो उसके कारण ड्राइनेस हो रहा है. प्लस वी आर इन इंडोर एनवायरनमेंट जहाँ पे एसी का ब्लोअर सीधा आंख पे आ रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज कॉजिंग मोर इवेपोरेशन ऑफ द टीयर फिल्म. और जितना आई ऊपर रहता है उतना इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है. तो दीज आर प्राइमरी फैक्टर्स. तो एक 20-20-20 रूल है जो हम नॉर्मली सबको एडवाइस करते हैं. तो उसमें होता क्या है, 20 मिनट का कोई भी स्क्रीन यूज हो जाए उसके बाद आप 20 सेकेंड आंख को ब्रेक दे दीजिए. बेस्ट वुड यू गेट अप फ्रॉम द आई. इफ़ यू हैव अ विंडो इन योर ऑफिस, आप विंडो की तरफ जाइए और बाहर फोकस करिए, दूर कहीं, ताकि जो मसल स्ट्रेन कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाए. आँख हो सके तो if you are able to close the eye, nothing like that. Again, that would restore the tear film and give rest to the eye. So that is a 20-20-20 rule. I think major corporates और वो सब में भी like you know धीरे धीरे awareness बढ़ रही है कि ऐसा भी नहीं कि अभी बिल्कुल नहीं है. We have done certain awareness campaigns specifically जहाँ पे यहाँ पे ऑफिस में जहाँ सिर्फ लोग स्क्रीन पे ही वर्क कर रहे हैं, and it has helped. It has helped a lot. Yeah. Correct. So ये पूरे चीज़ में जो ब्लू लाइट बोलते हैं, ठीक है, जो यूजुअली स्क्रीन्स और एवरीवन नोज अबाउट इट, तो ये पूरे इक्वेशन में कैसे फिट बैठता है? सो ब्लू लाइट बेसिकली आई का जो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम हम जिसको बोलते हैं, अगर आप स्कूल की तरफ वापस जाएंगे तो रेनबो में जो कलर्स हैं विबग्योर, सो दैट इज द होल विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जो आंख देख सकती. उसमें से एक स्पेक्ट्रम है ब्लू लाइट और नियर ब्लू लाइट. करेक्ट. इसका बेसिक रोल बॉडी के स्लीप या सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करना है. ओके. जो सन का ब्लू लाइट है वो बहुत इंटेंस है, उससे इफ यू कंपेयर दैट विद द स्क्रीन ब्लू लाइट इट इज मच लेस. राइट. तो अगर आप सन के ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन के ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करने की ऐसा ज़रूरत, साइंटिफिकली एविडेंस ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो ब्लू लाइट का ग्लासेस पहने ही. Okay. That has been slightly hyped, so I don't we never advocate a blue light filter for all screens. In fact, अभी नए screens में तो the screens have inbuilt blue light filters where you can do that. ये जो blue light जब आँख में आता है ना, तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं. और वो मेलाटोनिन ब्रेन में से बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी दिन है, यू बी अवेक, आप जागते रहिए. आपने जैसे देखा होगा आपके फादर के जनरेशन के लोग रात को 8-9 बजे सो जाते थे. धीरे धीरे टेलीविजन आया तो वो 10 बजने लगा है. अभी इस जनरेशन जो जेन जी अल्फा बीटा है वो रात को 2 बजे सोते हैं. वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू दिस इज योर ब्लू लाइट, बिकॉज आप रात को लेट तक कोई भी तरह के स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो दैट ब्लू लाइट इज गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन कि अभी दिन है, रात नहीं हुआ है, एंड इट इज नॉट अलाउिंग यू टू काम डाउन एंड हैव अ गुड स्लीप. सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नॉर्मल स्लीप टाइम है उससे 1 या 2 घंटे पहले आप स्क्रीन को पुट ऑफ कर दें. राइट. आपके डेली एक्टिविटी में से उसको निकाल ही दें. करेक्ट. बिकॉज इट इज सिग्नलिंग योर ब्रेन बेसिकली, यू नो, अभी सोने का समय नहीं हुआ है. हाँ. राइट. सो इट इज सिग्नलिंग योर एंड इट डिस्टर्ब्स द स्लीप, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द whole concept of being healthy. Correct. Because we've seen it, हमारे जो previous episodes में हम लोग ने यही चीज़ बार बार हाईलाइट की है कि like you know for the overall well-being of your body, पूरा healthy रहने के लिए sleep, diet, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. Correct. Following that question कि diet कितना important है eye health के लिए? If your body is healthy, your eye would be healthy. सो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कैरेट खाना है या स्पिनच लेना है. दीज आर वेरी गुड फूड. सो एज द बॉडी वुड नीड, आई वुड ऑल्सो नीड सर्टन काइंड ऑफ
कंपाउंड्स, सर्टन विटामिन, सर्टन मिनरल्स, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, सर्टन काइंड ऑफ कंपाउंड स्पेसिफिकली फॉर आई जिसको हम ल्यूटीन जियाजेंथिन बोलते हैं, सर्टन मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, देन सेलेनियम जो इम्पॉर्टेंट है। Correct. बट अगर आप नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ये सब आ ही जाएगा। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं तो एनी काइंड ऑफ ऑरेंज रेड कलर्ड फूड Okay. वुड हैव मोर कैरोटिनॉइड्स एंड विटामिन ए, जैसे Okay. पापाया या फिर कैरेट बोलते हैं। करेक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वो सब है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स है जो अगेन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉर्न है और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें से ल्यूटीन जियाजेंथिन मिलता है। राइट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग फिश भी ले सकते हैं, एग भी ले सकते हैं, अगेन दैट कंटेन्स वेरी गुड विटामिन एंड कंपाउंड्स, वन ऑफ देम बीइंग ओमेगा 3 जो आप अभी डिजिटल आई स्ट्रेन की बात कर रहे थे। राइट, तो दैट हैज़ अ रोल इन प्रिवेंटिंग और क्योरिंग, ट्रीटिंग ड्राई आई टू एन एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। उसको कंप्लीटली हम लोग ये नहीं कर सकते, बट इट हैज बेटर चांसेस। सो आपने ये भी सुना होगा कि लोग आँख में फूड डाल देते हैं। ये थोड़ा सेंटेंस ऑड है बट इसको मैं स्पेसिफाई करूँ, लोग घी डालते हैं, घी डालते हैं यार। फिर काफ़ी सारी बार सुना होगा कि सुरमा लगा दिया। सो आई probably is one of the organ which is taking care of itself on your own. You don't need to do anything about the eye. एक चीज़ इसमें भी मुझे ऐड करना है, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि सुबह उठ के पानी स्प्लैश करते हैं, मैं आँख धो लेता हूँ सुबह ताकि आँख साफ हो जाए। एक्चुअली आई डजंट नीड दिस, इनफैक्ट इट वुड गो द अदर वे। जो हम बात कर रहे थे टीयर फिल्म, उसमें दो पार्ट और हैं, एक एक्वियस जो पानी का पार्ट है जो इवेपोरेट, बट देर आर टू अदर कंपोनेंट्स विच आर म्यूसिनस एंड सिरस, इसको हम ऑयली पार्ट बोलते हैं। अगर आप बार बार आंख धोएंगे तो वो ड्रेन हो जाता है, विच इज नॉट नीडेड, दैट अलाउज द टीयर फिल्म टू कवर द आई कंप्लीटली। सो प्लीज डोंट डू दैट। आंख को स्प्लैश भी नहीं कर रहा है और रब भी नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये भी देखा गया है कि मैकेनिकल रबिंग ऑफ द आई कैन कॉज वीकनिंग ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ मैं बोलना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनको एलर्जी होती है, जिसको हम सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और वो तकरीबन 18-20 साल तक स्पेसिफिक सीजन में होता रहता है और पेरेंट्स को पता नहीं चलता, लेकिन आई रब बच्चा करता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कॉजेज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज केरेटोकोनस। तो ये भी मैं मुझे मैसेज देना है कि प्लीज डोंट स्प्लैश वाटर ऑन योर ओपन आईज एंड नेवर रब योर आईज। This is for anybody and everybody. Because that is damaging your eyes rather than making it better. Rather than helping, it is damaging your eyes. So one common related जो इससे है कि Instagram और सब जगह पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि आईलाइनर्स है या मेटालिक वाला जो एक पेंट टाइप होता है ना, वो लोग आंखों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड राइट नाउ। वाइल वी नो कि ये चीज़ गलत है, पर कितनी सिवियरिटी पे है आपसे जानना चाहते हैं। अगेन मैंने जैसे बताया कि आई डजंट नीड एनी कंपाउंड फ्रॉम आउटसाइड टू ब्यूटिफाई इट। राइट, आईज आर इटसेल्फ ब्यूटीफुल इन देयर ओन। एंड अगर आप उसको जो भी लगा रहे हैं, everything is a chemical and it is not meant to go inside the eye. Anything which is meant to go inside the eye has been made or disinfected in such a way कि उसमें बैक्टीरिया या वायरस या फंगस कुछ आँख में न हो जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद ये आँख के ऊपर लगाया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस पर से इटसेल्फ आँख को ज़्यादा ससेप्टिबल बनाता है इन्फेक्शन के लिए। करेक्ट। अगर हमने कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद उसको लगाया या फिर पहने हुए उसको क्लीन किया, और अगर आपके कॉर्निया पे कहीं थोड़ा छोटा सा भी मैकेनिकल स्ट्रेच होता है तो इट बिकम्स अ बिग इश्यू, फिर वो कॉर्निया पे इन्फेक्शन करता है। तो आई वुड सजेस्ट या रिक्वेस्ट कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू डू इट, try to not make it an everyday thing and try to be careful to apply it outside the lid margin. आँख के अंदर या लिड के मार्जिन के आसपास जहाँ पे आई लैशेज है, उससे उसको दूर रखिए आप। राइट, बिकॉज लोग फैशन के नाम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैसे आपने बताया कि आँखों पे बहुत टाइप का पेंट्स होता है, अंदर भी लाइक यू नो पीपल आर गेटिंग टैटूज इनसाइड देयर आईज आल्सो। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट लेंसेज का लाइक यू नो दे आर एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज। वन मोर थिंग इज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि ओवरसाइज्ड फ्रेम्स
लोग पहनते हैं, पहले ऐसा बोला जाता है कि लाइक इट हैज़ अ सर्टन के आंखों का एक विजन का एक एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रेम होना चाहिए। बट अभी कैसे एक स्टाइल स्टेटमेंट है तो लोग इतने बड़े बड़े ग्लासेस पहन लेते हैं, राइट? सो हाउ डज इट अफेक्ट योर आईज? So if it's a, I would say if it's a shade or goggles with no eye power, उतना इफेक्ट नहीं आएगा. But if it's specifically with an eye power and you are trying to do eye related work for a longer time with glasses, you have to make sure कि वो glasses का जो एज तक, आपके फ्रेम के एज तक जो पावर है वो यूनिफॉर्म हो, वरना होगा क्या कि आपका फील्ड ऑफ विजन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फील्ड ऑफ विजन. हम सीधा देखते हैं तो हम साइड में कितना देख पाते हैं वो सिकुड़ जाता है, एंड देन your field of vision goes down, and if those glasses are not made properly it will create more strain on the eyes. So I would advise for once in a while, आपने जैसे बताया, everything which is fashion should be only done when you need it. It should not be, it should not be made part of your daily routine. Right. So अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि लेसिक के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि अभी हम लोग चश्मे निकलवा सकते हैं, राइट? राइट. सो व्हाइल लेसिक हैज़ बीन हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, उसमें आगे एडवांसेस कैसे हैं? सो बेसिकली लेसिक का फुल फॉर्म है लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमेलोसिस. लेजर असिस्टेड, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनटरी टर्म्स. इन सिटू यानी आंख में अंदर. केरेटोमेलोसिस यानी केरेटो इज कॉर्निया, चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड दिस इज लेसिक. दिस हैज बीन प्रिवेलेंट सिंस लॉन्ग. इसको तकरीबन 1998 के आसपास FDA अप्रूवल मिला था, एंड टिल फ्रॉम देन ऑन ये पूरी दुनिया में परफॉर्म होता है. एंड इट इज़ गुड दैट आपने ये क्वेश्चन निकाला. काफ़ी मिथ भी है, but as of now it is one of the safest surgery in whole of medical science. I'm not talking just about eye. Okay. Right? So but everything comes with a caveat. So correct. कोई भी लेजर विजन करेक्शन सर्जरी हम जिसको बोलते हैं उसको करवाना है तो अ थरो आई चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके आगे जो कॉर्निया का जो टीयर फिल्म है वहाँ से कॉर्निया, आँख के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेंस और रेटिना, उसका पूरा चेकअप किया जाता है. वी डू कॉर्नियल मैपिंग, वी डू अ ड्राई आई इवेल्युएशन, वी डू अ थरो रेटाइनल पेरिफेरी इवेल्युएशन. कॉर्निया की थिकनेस, शेप एनालाइज होते हैं, एंड उसके बाद वी डिसाइड वेदर द पेशेंट इज सुटेबल फॉर लेसिक और नॉट. यस. एंड देन वी टेक ऑन द ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर ऑन. नाउ दो चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कि आगे क्या है. सो देयर इज डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग the केरेटोमेलोसिस और चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉर्निया. एक सर्जरी है जिसको पहले सरफेस ट्रीटमेंट बोला जाता है या PRK बोला जाता था, जिसमें कॉर्निया के ऊपर के लेयर को रिमूव करके लेजर डायरेक्टली होता है. एक है लेसिक जिसमें एक फ्लैप क्रिएट होता है अंदर कॉर्निया के सेंट्रल लेयर जिसका मैक्सिमम थिकनेस है, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, उसका शेप लेजर से चेंज होता है. एक और टेक्निक है जिसको केलेक्स बोलते हैं, यानी लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, कॉर्नियल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन. ये बेसिक साइंटिफिक टर्म्स है. अभी इस टर्म्स को हर एक कंपनी अपनी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है. तो इसको हम अगर बोल देंगे द स्पेक्ट्रम, इफ यू वांट टू नो, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक PRK, एपी ऑन एपी ऑफ ट्रीटमेंट्स, जिसको अभी PRK में भी अभी ऑल लेजर ट्रीटमेंट हुआ है, जहां कॉर्निया के ऊपर के लेयर को भी लेजर से निकाला जाता है और कॉर्निया के स्ट्रोमा को भी लेजर से ही चेंज किया जाता है. उसके बाद जो लेसिक है उसमें दो टाइप है. वन इज कॉल्ड माइक्रोकेरेटोम लेसिक, वेयर जो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आता है. इट इज़ अ वेरी रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट, सो नो नीड टू गेट अफ्रेड व्हेन यू hear the term blade or micro. So basically robotics. It is not robotic. I won't say it is robotic. Robotic is a slightly different term which is probably not completely into any eye surgery as of now. There are few things on horizon but not completely. Okay. उसके बाद जो है this which is called as a bladeless LASIK. ब्लेडलेस लेसिक को बिकॉज इट इज़ मच मोर सेफर आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट में भी अप्रूव किया गया है. जो कॉर्नियल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं. स्माइल हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सिल्क हो रहा है, स्माइल प्रो हो रहा है. अगेन दीज ऑल आर, और काफ़ी सारा मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि लोग
जो सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं ना उसको इवोल्यूशन बोल रहे हैं। और इवोल्यूशन के बाद अगर आपने किसी ने स्माइल प्रो सुना तो वो बोलेगा कि लेसिक खराब है, वो बोलेगा पीआरके खराब है। ऐसा नहीं है। थिंग्स आर इवॉल्विंग, दैट डजंट मीन दैट समथिंग विच वाज देयर इज बैड। It would all depend upon the expertise of the surgeon, what is the condition of the eye and what is best suited for the patient, and obviously economics would come into picture. Correct. So कोई भी अभी लेज़र करवाने जाए तो मैं बताऊंगा कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे ये सर्च करना है कि लेज़र कौन सा है। There are two laser which are used, one is excimer laser, one is femtosecond laser. तो rather than रनिंग बिहाइंड अ नेम जैसे स्माइल या कॉन्टूरा या अभी जो बात हो रही है इनोवाई जिसमें एआई को बोल रहे हैं यूज हो रहा है, करेक्ट, दीज आर ऑल मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। दिस कैन नॉट बी मेड अ ब्रांड नेम ऑफ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। तो ये हर एक कंपनी अपनी तरह से इसको टैग कर रही है, बट देयर आर स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड ऑल ऑफ देम आर सेफ इफ डन प्रॉपरली। सो बेसिकली इट्स जैसे आपने बताया कि सपोर्ट करने का काम है, doesn't entirely depend on the machine itself. No, machine has got a huge role to do it, but I would say the man behind the machine is equally important to decide which surgery to do, how to do. The machine have evolved to make it much more refined, much more safe, much more predictable, and much more, I would say, accurate. But how to use the machine, that would only be decided by the doctor. There is no robotics which is going to decide. हाँ, अभी एल्गोरिदम्स जैसे बताया, एआई के कारण मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आ गए हैं जिसको यूज करके हम उसको रिपीटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, बट व्हेन टू डू व्हाट इज स्टिल गोइंग टू बी द डॉक्टर्स डिस्क्रिशन। करेक्ट। ऐसी और कौन सी कंडीशंस है जिसमें लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस में एडवांस हुई है? सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। जैसे पहले कॉर्निया के ट्रांसप्लांट्स होते थे जो हमने, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ द थिंग्स आर not correct in the society right now. India is the blindness capital of the world and one of the reason is कि जहाँ पे eye donations नहीं होते, but lot of the time लोगों को ये भी मिथ होता है कि eye donation यानी पूरा आँख डोनेट होता है और पूरा आँख चेंज होता है। पूरा आँख चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं वही ट्रांसप्लांट होता है। नाउ इन दिस कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पहले क्या होता था कि पूरी आँख का कॉर्निया पूरा ट्रांसप्लांट होता था। नाउ वी आर सिलेक्टिवली एबल टू ट्रांसप्लांट लेयर्स ऑफ द कॉर्निया सो दैट पर्टिकुलर डिजीज को हम पर्टिकुलर तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उसमें विजुअल रिजल्ट्स आर मच मोर रिफाइंड देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर। Right. So this is one thing which is very new and which is helping lot of people, right from young children till older age group. तो अगर आपके कॉर्निया में कुछ तकलीफ है और आँख का बाकी का पार्ट ठीक काम कर रहा है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कैन रिस्टोर अ लॉट ऑफ द विजन विच इज लॉस्ट। करेक्ट। उसके बाद आते हैं कैटरेक्ट विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एंड इन द होल वर्ल्ड। इंडिया इज द ब्लाइंडनेस कैपिटल ड्यू टू backlash of cataract, but still we are performing the highest cataract surgeries in the whole world, more than China, USA, Europe, Australia, everybody. Right. So all the doctors who are presently working, kudos to them for doing that job, but we have a lot of backlog because we are 140 million people. Correct. कैटरेक्ट पहले होता था जब पूरा मोतिया पकने देने जाते थे और पूरा मोतिया एक साथ साबुत निकालते थे। अभी हम और उसमें पूरा आँख को कट करते थे और निकालते थे। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेकोइमल्सिफिकेशन जहाँ पे मोतिये को अंदर ही तोड़ा जाता है। एंड व्हाट नाउ वी डू इज MICS और माइक्रो इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी। तो बहुत छोटा छेद होता है जिससे मोतिये को तोड़ के निकाला जाता है और जो लेंस उसमें रिप्लेस होता है उसमें टेक्निकल एडवांसेस आए हैं। अभी हमारे पास लेंसेज ऐसे हैं जिसको हम पर्टिकुलर विजन पे फोकस करके हम उसको उस विजन उस डिस्टेंस पे क्लियर विजन दे सकते हैं। ऐसे भी लेंसेज हैं जहाँ पे नॉर्मल हमारे जो वर्क ऑफ डिस्टेंस है वो अलग अलग होते हैं। समबडी इज वर्किंग मोर क्लोज जिसको हम नियर बोलते हैं, समबडी इज वर्किंग एट द इंटरमीडिएट डिस्टेंस जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है या नेविगेशन है। समबडी हु इज ड्राइवर उसको डिस्टेंस देना। तो लेंसेज ऐसे भी हैं जो आपको इंटरमीडिएट से डिस्टेंस तक पूरा रेंज देंगे जिसको हम इडॉफ लेंसेज बोलते हैं। ऐसे भी लेंसेज हैं जो नियर इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस सब कवर करते हैं जिसको हम मल्टीफोकल लेंसेज बोलते हैं।
तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आपके डॉक्टर के पास जाएं तो आप लेंसेज के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने आगे बताया कि कैटरेक्ट सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन से होती है, उसमें एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज आया है जिसको फ्लेक्स बोलते हैं, यानी जो फेम्टो लेजर कॉर्निया में यूज होता है वही कैटरेक्ट में भी यूज होता है। सो इट इज कॉल्ड फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी और फ्लेक्स। तो दिस इज अगेन वन मोर इवोल्यूशन विच हैज हैपेंड इन कैटरेक्ट सर्जरी। All of this has made cataract surgery very refined, very predictable and very safe nowadays. अगर आपने टाइम पे करवा लिया, और इसका एडवांटेज ये हुआ है, जब 50 साल या 100 साल पहले कैटरेक्ट होता था तो डॉक्टर वाज आल्सो नॉट श्योर कि उसको विजन पूरा रिस्टोर कर पाएगा कि नहीं। तो अगर 100 साल पहले कोई पेशेंट को मोतिया होता था तो डॉक्टर ये बोलते थे कि आपको उसको पक जाने दीजिए और फिर करवाइए। आज अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप सुबह जब उठते हैं तब से रात को सोते हैं, आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ में मोतिया से जो विजन कम हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप करवा लीजिए। बिकॉज नाउ एज अ डॉक्टर आई एम श्योर कि मैं मोस्ट ऑफ द विजन लॉस ड्यू टू कैटरेक्ट को रिकवर कर पाऊंगा एंड द पेशेंट वुड बी बैक टू देयर वर्क। हमारे यहाँ इतना नहीं है, बट लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स इज अ वेरी बिग सिग्निफिकेंट पार्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे लाइफस्टाइल को मोर इंपॉर्टेंस दिया जाता है रादर देन द डिजीज और द पर्सन इटसेल्फ। सो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये चीज़ों को लेके? या वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 25 इयर्स, जब से FDA अप्रूवल है हॉस्पिटल में हो रहा है। सो गूगल पेशेंट्स बहुत बार आते हैं आपके पास कि लाइक सर मुझे तो यही मशीन के साथ करना है, या आपको पूछते रहते हैं कि स्माइल प्रो है कि नहीं? सो दिस इज कॉमन नाउअडेज। सो हमारा काम यही है कि जो टेक्निकलिटीज है वो पेशेंट को समझाना एंड देन लेट द पेशेंट डिसाइड। बेसिकली whatever said and done, whatever social media would influence, this I believe is a time of informed consent. Right. डॉक्टर का काम पेशेंट को इंफॉर्मेशन देना है, साइंटिफिकली गाइड करना है एंड एक रिकमेंडेशन करना है, एंड देन द कंसेंट हैज टू कम फ्रॉम द पेशेंट साइड। मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं 25 साल से लेसिक कर रहा हूँ, एवरी ईयर द नंबर ऑफ सर्जरीज आर इंक्रीजिंग, बट आई हैव नेवर टोल्ड एनी ऑफ माई पेशेंट कि आप लेसिक करवा लो, एनी सर्जरी फॉर दैट मैटर। पेशेंट को चश्मा नहीं पहनना है तो दैट द पेशेंट हैज टू डिसाइड एंड देन द डॉक्टर वुड गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो ये फॉर ऑल पेशेंट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एक बार खुद डिसाइड करे कि मुझे ग्लास नहीं पहनना है। देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ वेरी सेफ। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिर्फ लेसिक तक सीमित रहा है कि इन लॉट मेनी सिवियर केसेस जैसे ग्लाउकोमा हो गया या डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो सब में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी पर से हैज grown by leaps and bounds. Okay. There are lot of things which have evolved over time. जैसे ग्लोकोमा में की बात करूँ, जो जब मैं पढ़ रहा था there were 2 or 3 compounds जो आँख में डाले जाते थे, and then there was a surgery जिसको हम एंटी ग्लोकोमा सर्जरी बोलते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। जो आई में ड्रॉप्स यूज़ होते हैं ग्लोकोमा के, वो भी अभी काफ़ी सारे डिफरेंट मेथोडोलॉजी पे आई प्रेशर कम करने के यूज़ हो रहा है। लेज़र्स आए हैं जिससे हम ग्लोकोमा का प्रेशर कम कर सकते हैं। देन देर आर जिसको सर्जरी, जो नॉर्मल कन्वेंशनल ग्लोकोमा सर्जरी है उसमें आई में एक ओपनिंग किया जाता है जिससे आँख में अंदर जो फ्लूइड है एक्सेस वो बाहर जाने का रास्ता बना सके, बट वी यूज्ड टू मेक अ स्मॉल ओपनिंग सो दैट वो अंदर से बाहर आए। अभी नॉन इन्वेजिव या कम इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरीज भी आई है जिसमें पूरा कट नहीं होता है, अंदर से जहाँ पे वो ब्लॉक हुआ है उसको ही सिलेक्टिवली हम लेज़र से या मैकेनिकली ओपन कर सकते हैं, जिसको MIGS बोलते हैं। राइट। बट अगर आपने ग्लोकोमा की बात निकाली है तो अगेन मैं वही चीज़ एम्फेसाइज करूँगा, ग्लोकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ आई बोलते हैं। द रीज़न बीइंग, नॉर्मल कंडीशंस में पेशेंट को पता नहीं चलता है कि ग्लोकोमा हो रहा है और वो प्रोग्रेस हो रहा है, और डॉक्टर का प्रॉब्लम ये है कि जो पेशेंट जो स्टेज पे जो डैमेज लेके आता है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का हम डैमेज रिवर्स नहीं कर सकते। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, हमने जैसे पहले बताया था कि रेगुलर आई चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर द 40, और इसमें भी कुछ लोग हैं जिसको हम हाई रिस्क केसेस बोलते हैं, जैसे एनीबडी हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा,
जिनको बहुत ज़्यादा नंबर है, वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, यानी मायोपिया एंड हाइपरोपिया, जो पेशेंट डायबिटिक्स है, अगेन दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू हैविंग ग्लोकोमा. सो ये सारे पेशेंट, मैं सबको एडवाइस देता हूँ. लॉट ऑफ पेशेंट कम्स टू अस कहेंगे आफ्टर द एज ऑफ 40 कि सर मुझे नज़दीक का नहीं दिख रहा था, मैं चश्मे की दुकान से चश्मा बनवा लिया. नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आई वुड एडवाइस कि अगर आप कुछ नया चश्मा बनवा रहे हो एंड देयर इज समथिंग न्यू विच इज़ हैपनिंग टू द आई, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने रेस्पेक्टिव ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्पेशली आफ्टर 40, और एक बार बेसिक चेकअप करवा लीजिए. आपने अब तक अभी नहीं करवाया है, वॉट एवर स्टेज ऑफ द लाइफ यू आर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो डॉक्टर वन मोर, एक जो जनरेशनल शिफ्ट है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू जनरेशंस राइट नाउ. एक जनरेशन है जो हमारे पेरेंट्स की है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अराउंड 50-60s के एज पे है, एंड द सेकंड जनरेशन जो हमसे छोटे हैं अभी, ठीक है, लाइक अराउंड 18-20 के हिसाब से. दोनों में अवेयरनेस किसका ज़्यादा है? बिकॉज बहुत बार कैसा होता है, पेरेंट्स एज यू सेड कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट, सो वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चलो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वेर एज जो बच्चे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो दे इमीडिएटली कंसर्न कि लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स विथ मी, मैं एक बार जाके डॉक्टर को दिखा देता हूँ. सो आपके केसेस में वैसा कितनी बार हुआ है कि ये अवेयरनेस स्टेज कितना डिफर So करता है? obviously, see, there are, everything has pros and cons. The pros of social media is that the next generation is slightly more aware about everything, right from their physical appearance to something happening to the body. आप जैसे बात कर रहे हो, a generation ahead of me, probably in their late 50s, 60s and 70s. करेक्ट. उन लोगों की प्रायोरिटी थोड़ी अलग है, बट दे आर नॉट that silent about their body changes. The only thing is it might take slightly longer time to recognize. तो Correct. आपने बात सही बोली है, but I get patients of all age group. करेक्ट. जैसे बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको ओवरलुक करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जीडियाट्रिक पेशेंट है इन देयर 80s, वो आके मुझे बोलेंगे सर आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया है, that lady is a grandmother of one of my friend. So she is in 85. Yeah. मुझे बोले, she was telling me before 3 days I was able to read Economic Times, now I am not able to read it. So awareness is subjective, and I think everybody has to be aware about any change happening to the body. Correct. It is said that this is the only permanent address you have. Correct. रॉबिन शर्मा की एक बुक है जिसमें बोला गया है कि you have to worship the temple. Now the temple there is your body. So you need to be aware about anything happening to the body. जैसे आँख में जो कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन विच इज़ वेरी ऑब्वियस. कभी कभी होता है कि आपकी आई में बर्निंग होता है, एक्सेसिव वाटरिंग होता है, रेडनेस आ रही है, या आपको फोकसिंग में दिक्कत आ रही है, और ये सब स्लोली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स है. अगर सडनली दिखना बंद हो जाए, या फिर बहुत पेन होने लगे, या फिर डिस्चार्ज एकदम पीला आने लगे, या बहुत रेड, तो पेशेंट तुरंत आ जाता है. बट दोज थिंग विच आर हैपनिंग स्लोली, विच are not disturbing your daily routine activities as such, this won't force you to go to your eye doctor. But even the minorest of symptoms, if it is persisting for couple of days or more, please don't ignore it. You need to go to your respective ophthalmologist as soon as possible. ऐसे ही केसेस में आई थिंक रेगुलर चेकअप्स बहुत हेल्प करते हैं, राइट? राइट. बिकॉज बहुत बार वी स्टार्ट अडेप्टिंग ऑल्सो. फॉर अस ऑल्सो एक दिन हो रहा है, ठीक है चल आज का ही प्रॉब्लम है, कल नहीं होगा, कल भी हो रहा है, कल से तो कम था, तो करके हम लोग भी अडेप्ट करते हैं, देन वी लेट इट गो. बट फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरी 3 months या एवरी 6 months अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन चेकअप करा रहा हूँ, सो आई थिंक दे आर मोर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द सिचुएशन बेटर देन अस. I would say probably 3 or 6 months is required for those who are having specific eye diseases. Okay. The best part of eye is it is getting cleaned, it is getting rewired, it is getting maintained on its own. आप दांत को मेंटेन करने के लिए रोज ब्रश करते हैं, बेसिक टीथ एंड नेल्स यू हैव टू कट, ठीक है. स्किन को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बाल को मेंटेन करने के लिए तेल लगाते हैं. बट आई इज सच एन ऑर्गन विच इज मेंटेन ऑन इट्स ओन. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साल में एक बार आपके आंख के डॉक्टर के पास जाना है, दैट्स इट. दिस इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड. अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस. और मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आगे भी एम्फेसाइज किया, 80% of the total running of all human being happens through eyes. Correct. So if you are ignoring
that part of the body which is allowing you to learn new things every day, and this is specifically important in school going or प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. अगर उस एज पे बच्चे को दिक्कत आ गई है तो उसके लर्निंग फेज में प्रॉब्लम आ गया. आई हैव फ्यू पेशेंट्स कमिंग टू मी, टीचर्स पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं एंड ऑफ द ईयर कि ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और पेरेंट्स बच्चे को डांट देते हैं 1-2 साल, उसके बाद सब करने के बाद एंड ऑफ द डे वो हमारे पास लाते हैं जब पता चलता है कि बच्चे को दूर का नंबर है, मायोपिया है, एंड ही इज नॉट एबल टू सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, देन हाउ वुड ही परफॉर्म. सो ये बहुत कॉमन चीज है जो इग्नोर की जाती है. सो रादर देन द allowing the children to reach that phase of their life or reach that stage of their life where their vision is already compromised, it is always advisable कि आप नया साल शुरू हो रहा है, we always tell our patients कि नया साल शुरू हो रहा है, your summer year or even during your Diwali break or Christmas break, if not done, get a routine eye checkup with your eye surgeon. Right, it is important. Yeah. Correct. So जैसे आपने बताया कि एवरी ईयर एक बार अगर जिसको आई प्रॉब्लम्स नहीं है उनको करना Good चाहिए. enough. जिसको मायोपिया है एवरी कितने इंटरवल्स पे उनको करना So चाहिए. again, it would depend upon the severity of the myopia, the condition of the retina. ओके. अगर बच्चे को नंबर है तो आइडियली एवरी 6 months till the boy or girl is studying or visiting schools or colleges till the age of 21, because जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ने के चांसेस आई में भी ज्यादा होता है. सो फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इफ दे हैव एन आई पावर और दे हैव सम प्रॉब्लम इन द आई, 6 months is good enough. Sometimes in certain cases you require even more frequent checkups. राइट. सो डॉक्टर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है. यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द कॉन्वर्जेशन इन जनरल, दैट आई कैन सी. करेक्ट. कि आप ऑफ्थेल्मोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा excited is not the right word, but you're very interested or very invested in the subject. So have you always wanted to be in this field के पहले कुछ और था? नहीं, I am a second generation ophthalmologist, and if I remember correctly, in my summer breaks I used to visit my dad's OT. Right. And probably in 4th or 5th standard it just stuck my subconscious mind that I would like to do something what he's doing. If you all know, your dad is your first superhero and he has always been for my whole life. And then the more you get into the field, the more you start liking the field. Correct. Obviously medicine is not easy, and I tell this to all my patients, but जो इसमें satisfaction मिलता है ना, I don't think any profession anywhere in the world would give you this satisfaction. Right. So if you are ready to invest the best years of your life, जैसे मेरा 12th खत्म हुआ उसके बाद the whatever training I took, it took almost 12-13 years more. So 12-13 साल आपकी 12वीं कक्षा के बाद आप पढ़ने वाले हैं, where your friends would be enjoying their life like anything and you would be still stuck with your studies. If you are really interested in doing genuine work which is going to impressions or which is going to change lives of the people in the society, nothing like this. I am very much into this profession. I would tell anybody and everybody who has an iota of interest, nothing like this. This profession is probably going to change the lives for you and your family as well as for the society forever. Because as you said that you are a second generation, Dr. Bipin Patel, a very famous name, okay, around the region in the department as well. अगर आप उनके आइडियोलॉजीज, कोई भी एक आइडियोलॉजी अगर आप उनका कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो कौन सी रहेगी एज अ डॉक्टर? सो एक तो नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली कोट few things which are important. If you like your work, you would never have to work in your life. Correct. This is something which I have seen him doing and I am emulating. As it is told that culture is never taught, it is caught. So this is caught by seeing him. Right. Second is you will have to work hard at any stage of your life. So working hard should not deter you from doing something which you like. And as I told you, if you like, you will continue doing that. Lot of people मुझे आके बोलते हैं मेरा दिन हॉस्पिटल में शुरू होता है सुबह 6-6:30 बजे, ख़त्म होता है शाम को 7 बजे. एक बार मेरे सन ने मुझे बताया था कि आप सनसेट होता है उससे बाद घर में आते हो, सनराइज होता है उससे पहले आप निकल जाते हो. सो this is what I have chosen for my life, and I am enjoying it thoroughly after 2 decades also. Right. And this is something which I would like to quote. And the third thing, if I would say, is
you have to be honest and sincere to your profession. If you Correct. do that, sooner or later your good deeds would come back to back you. to It you. would boomerang. Theory of karma is real and it real. would come back to you. करेक्ट. इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ओके, आपने 2 डेकेड्स इसमें आपने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल आपने अपना लाइफ कमिट किया है इस चीज़ को, राइट? बट व्हाट अबाउट डॉक्टर निशांत पटेल? इफ आई रिमूव द डॉक्टर, देन हु इज निशांत पटेल एज अ पर्सन हु ही इज? सो आई से के प्रोफेशन के बाद सबको एक पैशन होना चाहिए that would allow you to come back to your profession more strongly. So for me, that is sports. Sports. Yeah, Okay. so that is where I get my nirvana. Outside Right. that, Monday to Saturday. Sunday, first half is my sports half. And घर में भी सबको पता है, nobody Right. disturbs me. Whether it is tennis, cricket, nowadays pickleball, Pickleball. volleyball. Even I play bridge, which is again a very good game recommended. जिस आजकल जो सेनाइल डिमेंशिया हो रहा है, सुडोकू, चेस एंड ब्रिज आर फ्यू गेम्स विच हैव बीन स्टडीड साइंटिफिकली, Okay. जिसमें डेमेंशिया आप डिटर कर सकते हैं. Okay. एंड इट इज़ अ फन गेम वेयर यू सी, अगर आपने ये टॉपिक निकाला है तो देयर हैज़ बीन स्टडीज वेयर कौन से स्पोर्ट्स खेलने से आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है एंड योर लाइफ स्पान इंक्रीजेस. टेनिस इज एट द टॉप ऑफ दैट. ऑन एन एवरेज इफ यू आर प्लेइंग टेनिस रेगुलरली 7.5 साल आप अच्छा जियोगे, ज़्यादा जियोगे. Okay. And there are a lot of other sports. I am not pinning into one sport, but sports as a whole. कल परसों ही मैं किसी से बात कर रहा था and we were coming out of something. Probably I don't know whether this is part of the podcast. I am going slightly away, but It's fine. हम just बात कर रहे थे कि Indian culture has evolved, and if there are two things which I would like to remove from Indian culture, one is the one which we are sitting on, the sofa and the chairs. Sofas, yeah. This has to go out. ब्रिटिशर्स हमको दे गए हैं डाइनिंग टेबल एंड इट हैज क्रिएटेड हेवॉक. Correct. द सेकेंड थिंग इज डूइंग योर डेली चोर्स एंड प्लेइंग विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन. माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेर एबल टू प्ले विथ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. अगर आजकल काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे, अगर आपका ग्रैंड चाइल्ड आके आपको बोलता है कि चलो मेरे साथ टेनिस खेलो या मेरे साथ फुटबॉल खेलो, तो आपको बोलना पड़ेगा मेरा नी हर्ट हो रहा है, मेरा बैक हर्ट हो रहा है. So my motto in life, and I tell to lot of my friends कि जितना जीना है अच्छे से जीना है. Right. And I should be able to bear my weight on my legs. I don't Correct. want any sticks, I don't want any tubes, and I don't want to eat breakfast which is more of tablets and less of food. Correct. So you make sure कि जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग 6:30 से लेके शाम को 7 तक यू आर इन योर डॉक्टर फेज, करेक्ट? Yeah. बट उसके अलावा जो आवर्स है उसमें आप you try to engage in sports, correct? Yeah. What other activities do you do in your day-to-day life? Music is something which gives me fun, which gives me happiness. So एक वो चीज़ है. दूसरा, a doctor is a student for his whole life. Correct. You keep तो learning. आपको पढ़ना पड़ेगा. There is one more thing which I like, because जैसे बोला जाता है कि to teach is to learn thrice. अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो या किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो या किसी से कुछ शेयर कर रहे हो, तो जैसे हर एक फील्ड में होते हैं, हमारे यहाँ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैं जहाँ पे वी शेयर व्हाट आवर एक्सपीरियंसेस आर विथ पीपल who are seniors to us and who are juniors to us, and you get to learn every time you go to a conference. Share your experience. आप एक चीज़ बोलोगे, सामने 4 चीज़ वापस आती है, and that keeps you on your guard, and end of the day that would help you treat your patients better. So I am always into balancing your clinical practice, your academic and research, and your family life. So you balance काफ़ी it बार all. बहुत मुश्किल है. मुझे अगर एक रिग्रेट रहा है तो वो ये है कि शायद मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाया जितना मैं दे सकता था. बट अगेन somewhere you will have to compromise, and probably my family has borne the brunt of me being more into my profession. Right. So I think ये चीज़ very harsh words, but curse of being a doctor, I think, right? I would say that not a curse. I am looking at the newer generation. I am feeling that probably they are more balanced than what I am or what I was, and I am seeing good things evolving. And that is good part. You will have to balance your family life, your personal life, and your professional life. Correct. So one last question for this podcast कि 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन में.
आपने बहुत सारे अप्स डाउन्स गुड बैड सब देखा है, करेक्ट? दैट वन मोमेंट इन दैट 20 years that changed your life completely in terms of in profession basically. सो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट आई वुड कोट द फर्स्ट surgery which I did. So I was doing this is probably 25 years before when Right. I was in under the training part. This 20 years is my Your actual clinical practice. part in actual Correct. उससे पहले भी 8-10 साल हुए हैं, तो probably अभी तो बहुत by 2000 I started into ophthalmology, but Right. मैंने जो पहला कैटरेक्ट सर्जरी किया था, I did my post graduation at जामनगर. और उस टाइम द कैटरेक्ट सर्जरी, आजकल कैटरेक्ट सर्जरी हम लेजर से करते हैं, पेशेंट का सुबह ऑपरेशन होता है, मोस्ट ऑफ देम. आई एम नॉट demeaning cataract surgery or minusculizing cataract surgery. Every surgery is important and it needs its own time to recover, but अभी वो रिकवरी काफ़ी फास्ट हो गई है. हम सुबह ऑपरेशन करते हैं, काफ़ी बार पेशेंट 2-3 घंटे के बाद गाड़ी लेके घर जाता है और नेक्स्ट डे से रूटीन वर्क करता है. करेक्ट. उस टाइम ऐसा नहीं था. उस टाइम एक दिन पैच लगाया जाता था. राइट. तो whenever a postgraduate surgeon when he completes his first cataract surgery, हमारे यहाँ राउंड्स होते हैं. दूसरे दिन हमारे सीनियर्स और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे साथ आते हैं वो पेशेंट देखने के लिए. एंड आई वॉज अलाउड टू रिमूव दैट पैच. एंड जैसे ही मैंने पैच रिमूव किया, आई रिमेंबर दैट वर्ड, दैट लेडी पुट 2 hands on my head and भगवान तारू भरू करे. And I don't think these 4 words would epitomize the life of a doctor. राइट. So कि वो लोग this is जितना भी मेहनत करते हैं वो यही चीज सुनने के लिए करते हैं. which other profession would allow this for a patient or somebody to do that every day, day in and day out for years together? And it is not this. You get your professional good life, you get recognition in the society, as well as you get lot of blessings. Yeah. Correct. So that sums it up basically, like you know, at the end of the day ऐसा लगता है कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है. अच्छा हो रहा है. Right. Being human is always important. Correct. So as we end this podcast, anything that you would like to tell the audience directly, okay? Because ये platform का मकसद ही ये है कि audience को doctors के पास और doctors को audience से direct connect करना है, right? So a few words for the audience. So probably I would say that it has been great conversing with it. This is the first time I am doing it. So, but I would like to come back to the patients who have allowed us to remain in this profession for last 20 years. So thank you to all of you. What I would say is, हमने बात की है, रेगुलर आई चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द होल फैमिलीज. काफ़ी बार हम हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि आप अपने बर्थडे पे कुछ मत करिए, आपके बॉडी को ट्रीट करिए. आप केक मत कट करिए, बट जाके बॉडी चेकअप करवाइए और आई चेकअप करिए. दिस विल अलाउ यू टू डू इट एवरी ईयर. And this is for the whole family. I am not talking about just a small child or a geriatric who is in their 90s. This is for the whole family. तो एक बार आपके रेस्पेक्टिव ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपना पूरा चेकअप करवा लीजिए. दूसरी बात जो हमने हाईलाइट की, एनीथिंग विच इज स्मॉल, विच इज नॉट इरिटेटिंग यू टू एन एक्सटेंट कि अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट दैट इज slightly different from what you are seeing in your day-to-day activities, please don't ignore it. Third and most important, whatever profession are you in, if it is going to cause any kind of eye injury, please wear protective glasses. Industrial grade glasses मिलते हैं जो पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं. It is almost 10 times more stronger than plastic. So please उसको आपके प्रोफेशनल, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, लैब में काम कर, प्लीज़ वो ग्लासेस पहनिए. बिकॉज आई इंजरीज आर समथिंग विच एनी आई डॉक्टर वुड नेवर लाइक टू सी. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. मैं सिर्फ छोटी सी बात इसलिए बता रहा हूँ कि द टोटल शेप और द टोटल लेंथ ऑफ द आई समवेयर अराउंड 2.5 centimeters. एंड डायमीटर और सब मिला के समझे तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. करेक्ट. बट इट हैज़ 20 million वर्किंग पार्ट्स. राइट. एंड इट इज़ सच अ इंट्रिकेट स्ट्रक्चर के लैब में भी कहीं लैब ग्रोन नहीं होता है, 3D प्रिंटिंग भी नहीं होता है. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर आइज एंड प्रोटेक्ट देम कम्प्लीटली. सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बार, जैसे हमने बात की, एक टर्म को लेके उसको हाईलाइट किया जाता है. आई थिंक that term is not important, the science behind that term is important, and the doctor which you are consulting would be the best judge whether that is a fab or a fag, जो आजकल की जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से कि
जैसे बोला जाता है कि हेल्दी माइंड वुड रिसाइड इन द हेल्दी बॉडी, सो एन हेल्दी आई वुड ऑल्सो रिसाइड इन द हेल्दी बॉडी. Balanced diet, good lifestyle, and regular checkup, if probably, are the three pillars on which a good eye health can be maintained for your whole life. Thank you. Correct. Thank you so much, Dr. Yeah. Nishant. It was lovely talking to you. Thank you Abhishek. And very insightful. Like, sometimes हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें डे टू डे में. वी आर ऑल कल्प्रिट्स अबाउट इट. मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है. सो एटलीस्ट ये पॉडकास्ट के बाद इतना तो मेक श्योर करेंगे कि लाइक वी फोकस मोर ऑन आवर आई हेल्थ Yeah. with overall health. Yeah. Right? So thank you so much for being with us today. So बात सिंपल है. हमारी आंखें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि एक डोरवे है जिससे हम इस दुनिया को परसीव करते हैं, और छोटी छोटी हैबिट्स इस एक्सपीरियंस को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं. सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और एक्सपर्ट के साथ और एक और हेल्थ डिफाइंग कॉन्वर्जेशन के साथ, सिर्फ डॉक्टर्स ऑफ इंडिया पे.